नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपिका सक्सेना आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ और आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है कुंडली यानी कि एस्ट्रोलॉजी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक साइंस है जिसके अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं प्लैनेट्स की, नक्षत्रों की, राशियों की, वो किस-किस घर के अंदर हैं और ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊँगी। अब मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी अंधविश्वास है या इनका कोई रिजल्ट नहीं आता या ये सारी चीज़ें बातें फेक हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वही लोग बोलते हैं जिनको इन साइंस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती, लेकिन जो लोग उसको समझना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल मैथमेटिक कैलकुलेशन है। अगर आप मेरी सीरीज को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सारी कैलकुलेशन जो है ये बिल्कुल लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशन है। हर प्लैनेट का, उसकी मूवमेंट का आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आता है उसी को हम कैलकुलेट करते हैं और उस साइंस को हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। अब मैं आपसे आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो सीरीज मैं डिज़ाइन कर रही हूँ, मैं कोशिश करूँगी कि हर वीक या वीक में 2 बार एक 15 से 30 मिनट्स का वीडियो सीरीज के अंदर अपलोड करूँ। ठीक है, ये पहला पार्ट है इस वीडियो का जिसके अंदर मैं आज बिल्कुल बेसिक बताऊंगी, क्योंकि ये साइंस बहुत वास्ट है, मतलब बहुत वास्ट है और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैंने अपनी सीरीज को इस हिसाब से डिज़ाइन कराया है, इतने सिंप्लीफाई फॉर्म में, कि अगर आप सारा वीडियो सीरीज देखेंगे मेरा तो आपको पूरी एस्ट्रोलॉजी खुद पे खुद समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। आप ये कैलकुलेशन अपनी कुंडली आप खुद बनाना स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आपने लास्ट तक मेरा वीडियो देखा तो आप दूसरों की कुंडली भी बना के उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो आइए चलते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हैं। आपकी डाउट्स और आपकी क्वेरीज जो भी होंगी, मैं और मेरी टीम मतलब कोशिश करेंगे कि हम आपके डाउट्स और क्वेरीज को क्लियर आउट करें। और मैंने ये भी सोचा है कि जो क्वेरीज मैसेज पे क्लियर आउट करना नहीं पॉसिबल हो पाएगा, उसके लिए हम लाइव सेशन रखेंगे। उसमें मैं और मेरी टीम के कुछ लोग आपको लाइव आकर आपकी क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करके आपकी क्वेरीज को कंप्लीट खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये एक सीरीज है या एक इनिशिएटिव आप मान सकते हैं जो मैं इनिशिएट करने जा रही हूँ अब। और मैं चाहती हूँ कि हर इंसान की जो सिचुएशन जो चल रही है, हर इंसान आजकल किसी ना किसी सिचुएशन में या किसी ना किसी तकलीफ में है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो एंजाइटी है। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी कुंडली खुद बनाए और खुद बनाने के बाद वो अपनी लाइफ में सारी रेमेडीज जो हैं वो करें और फिर अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस या पॉजिटिव आउटकम एक्सपीरियंस करें। इस कुंडली में मैं आपको रेमेडीज भी बताऊंगी, पूरी कुंडली के बेसिक रूल्स भी समझाऊंगी, कुंडली में प्रिडिक्शन कैसे करते हैं वो भी बताऊंगी। तो ये वीडियो सीरीज में उसी हिसाब से डिज़ाइन कर रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप सीरीज होगी। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो समझ में आएगी। तो आइए अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप एक बेसिक रूल है जो आपको समझना है, वो है आपकी राशियां। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 12 राशियां लिख रखी हैं। तो अब पहला रूल यही है, ये वाला फॉर्मूला, टोटल जो राशियां होती हैं या फिर इंग्लिश में राशियों को ज़ोडिएक साइन बोलते हैं, वो 12 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख रखे हैं। मैं आपको बता देती हूँ, टोटल 12 राशियां होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इसका जो सीक्वेंस होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। यानी कि मेष, जैसे यहाँ पे एरीज है या फिर यहाँ पे मेष राशि है, तो मेष के बाद यहाँ पे वृषभ ही आएगा, वृषभ के बाद यहाँ पे मिथुन ही आएगा, मिथुन के बाद यहाँ पे कर्क ही आएगा। तो ये जो सीक्वेंस है ये हमेशा फिक्स रहता है। तो सबसे पहले आपको ये चीज रिमेंबर रखनी है कि पहली राशि का जो नाम होता है वो है मेष। मेष को हम इंग्लिश में एरीज बोलते हैं और हर एक राशि को कोई प्लैनेट रूल करता है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि हर एक राशि का एक स्वामी होता है,
और वो जो प्लैनेट होता है वो उसका रूलिंग लॉर्ड होता है। या तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हर एक प्लैनेट का हर एक राशि का अपना एक स्वामी होता है, और वो जो स्वामी है वो कोई प्लैनेट होगा। तो जैसे कि यहाँ पे एरीज है, तो एरीज का जो लॉर्ड है, ठीक है, एरीज राशि जो है उसका जो लॉर्ड है या फिर एरीज राशि जो है वो जिस जिस प्लैनेट से रूल होती है उसका नाम है मंगल, मंगल या मार्स। ठीक है, वैसे ही वृषभ, इसको हम टॉरस बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, और ये रूल होती है शुक्र देव से यानी कि वीनस। फिर तीसरे नंबर की राशि है वो है मिथुन, जिसको हम बोलते हैं जेमिनाई, और वो रूल होती है मरकरी यानी कि बुध। चौथे नंबर की राशि है उसका नाम है कर्क, कर्क को हम कैंसर बोलते हैं, और ये रूल होती है मून से यानी चंद्रदेव से। फिफ्थ नंबर की राशि है वो है सिम या लियो, और ये रूल होती है सूर्य से। सिक्स नंबर की राशि है जिसको हम कन्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको वर्गो बोलेंगे, और ये रूल होती है मरकरी या बुध से। फिर सेवेंथ नंबर की राशि है, इसको हम बोलेंगे तुला, इसको इंग्लिश में हम लिब्रा बोलते हैं, और ये रूल होती है वीनस से यानी कि शुक्र से। 8 नंबर की जो राशि है ये होती है वृश्चिक, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्कॉर्पियो, और ये रूल होती है मार्स से या फिर मंगल से। 9th नंबर की राशि धनु, इसको हम बोलते हैं सजिटेरियस, और ये रूल होती है जुपिटर से या फिर बृहस्पति से। 10th नंबर की राशि जो है उसको हम बोलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉन, और ये रूल होती है शनि से या फिर सैटर्न से। 11th नंबर की राशि जिसको हम कुंभ बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको एक्वेरियस बोलते हैं, ये भी सैटर्न या शनि से रूल होती है। फिर 12th नंबर की जो राशि होती है उसको हम बोलते हैं मीन यानी पाइसेस, ये भी बृहस्पति यानी जुपिटर से रूल होती है। तो इन टोटल हमारे पास 12 ज़ोडिएक साइंस हैं। सीक्वेंस यही रहेगा, ये सीक्वेंस फिक्स है, यानी कि 2 नंबर तो 2 के बाद 3 ही नंबर आएगा, 3 नंबर राशि के बाद 4 ही नंबर की राशि आएगी, तो ये सीक्वेंस फिक्स है। ये इन सब के रूलिंग प्लैनेट्स हैं, हर एक राशि का अपना एक रूलिंग प्लैनेट होता है, तो आपको ये रूलिंग प्लैनेट हर राशि के साथ याद करने हैं। उसके बाद आपको एक चीज ये भी याद रखनी है कि जो सूर्य देव हैं और जो चंद्र देव हैं उनको एक एक ही राशि मिली है, बाकी जितने और प्लैनेट हैं उनको सबको दो दो राशियां मिली हैं। जैसे मंगल को एक राशि मिली है मेष, और एक मिली है वृश्चिक, दोनों ही मंगल से रूल होती हैं। वैसे ही अगर हम वीनस की बात करें तो एक है वृषभ यानी कि टॉरस, और दूसरी जो राशि है वो है 7th नंबर की राशि यानी तुला और लिब्रा, ये दोनों ही वीनस यानी कि शुक्र से रूल होते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। और राहु और केतु यहाँ पे नहीं होते, यानी राहु और केतु कोई भी राशि को रूल नहीं करते, ये भी एक पॉइंट याद रखना है। तो आपको टोटल यहाँ से 3 रूल समझ में आए कुंडली के या कि एस्ट्रोलॉजी के, कि 12 राशियां होती हैं, उनको हम 12 जोडिएक साइन बोलते हैं, और हर एक राशि का अपना एक प्लैनेट होता है जो कि उसको रूल करता है। और राहु केतु के पास कोई राशियां नहीं होती, और जो सूर्य और जो चंद्र हैं उनके पास एक एक राशि होती है। तो मेरे हिसाब से आपको इतना क्लियर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं डिग्री ऑफ प्लैनेट, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए डिग्री, डिग्री क्या है? डिग्री का मतलब ये है कि कोई भी प्लैनेट आपको रिजल्ट देने के लिए कितना पावरफुल है। ठीक है, डिग्री को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी प्लैनेट के पास कितना बल है आपको किसी भी चीज का रिजल्ट देने के लिए। ठीक है, तो जब भी आप अपनी कुंडली बनाएंगे या जब भी आप अपनी कुंडली किसी सॉफ्टवेयर के अंदर डालेंगे, प्लैनेट के ऊपर डिग्रीज लिखी होती हैं, या तो लिखी होगी 0 डिग्री, या लिखी होगी 11 डिग्री या 13 डिग्री, ऐसे डिग्रीज लिखी होती हैं। तो यानी वो प्लैनेट की स्ट्रेंथ है कि उसके उसके पास पावर कितनी है आपको रिजल्ट देने की, उसके पास बल कितना है आपको रिजल्ट देने का। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई प्लैनेट जिसकी डिग्री 0 से 6 डिग्री तक है, तो उसके पास 25% ही पावर है आपको रिजल्ट देने के लिए। अब कोई प्लैनेट 6 से 12 डिग्री पे है तो उसके पास सिर्फ 50% पावर है आपको रिजल्ट देने के लिए। कोई प्लैनेट 12 से 18 डिग्री तक है तो उसके पास 100% पावर है आपको रिजल्ट देने के लिए। ठीक है, कोई प्लैनेट 18 से 24 डिग्री है तो उसके पास 50% पावर है, और कोई प्लैनेट 24 से 30 डिग्री है तो उसके पास फिर 25%
25% पावर है आपको रिजल्ट देने के लिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने हाथों में बहुत सारे अलग अलग टाइप की अंगूठियां पहनते हैं, नग पहनते हैं, या आजकल लोग ब्रेसलेट भी पहनने लगे हैं। ये क्यों है? ये इसलिए होता है कि जब कोई प्लैनेट को हमें बल देना होता है, ठीक है, उसकी डिग्रियां इंक्रीज करनी होती हैं, तो हम उस इंसान को हम नग सजेस्ट कर देते हैं। आगे जब मैं और पढ़ेंगे हम, तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से प्लैनेट के लिए हमको कौन सा नग सजेस्ट करना चाहिए। और जो नग जो हम सजेस्ट करते हैं ये हर इंसान के वेट के अकॉर्डिंग होता है। तो कितना वेट का नग हमें, या कितना रत्ती का नग हमें सजेस्ट करना चाहिए, ये आगे वाले वीडियो में आप सब पढ़ेंगे मेरे साथ, ठीक है। अभी बस आप इतना ध्यान रखिए कि जो भी प्लैनेट की डिग्री कम होती है उसको हम इंक्रीज करते हैं, लेकिन इंक्रीज हम तभी करते हैं जब वो प्लैनेट हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देने के लिए आया है। अब मैंने ऐसे अपनी जर्नी के अंदर या अपने एक्सपीरियंस के अंदर बहुत सारे ऐसे चार्ट्स पढ़े हैं जिसके अंदर प्लैनेट की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन वो बैठा ही 0 डिग्री पे है, या 1 डिग्री पे है, या फिर 2 डिग्री पे है, यानी उसके पास रिजल्ट देने की पावर ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में जब मैंने क्लाइंट को नग पहनाया या फिर ब्रेसलेट पहनाई, तो मैंने पाया कि उसकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस उसने एक्सपीरियंस करे, और उसकी लाइफ में चेंजेस आए। जैसे जिसके पास जॉब नहीं थी उसको गवर्नमेंट जॉब के ऑफर आ गए, ठीक है। जिसकी शादी नहीं हो रही थी उसकी शादी के रिश्ते आने स्टार्ट हो गए और शादी हो गई। तो ऐसे हम अपनी लाइफ में कैलकुलेशंस करके रिजल्ट को अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपने अकॉर्डिंग अच्छे रिजल्ट्स आप अट्रैक्ट कर सकते हैं जब आप ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये डिग्री वाला रूल क्लियर होगा। एक चीज यहाँ पे मैंने रेड कलर के बॉक्स में मार्क करी है, वो ये बात है कि अगर कोई प्लैनेट 0 या 2 डिग्री पे है तो उसके पास 0% पावर है आपको रिजल्ट देने के लिए। यानी अगर कोई प्लैनेट 1 से 2 डिग्री पे है तो उसका रिजल्ट आपको आएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसके पास पावर ही नहीं है आपको रिजल्ट देने की, ठीक है। और कोई प्लैनेट 29 से 30 डिग्री पे है तो उसका भी यही है कि उसके पास जो पावर है वो भी 0% है, उसके पास भी रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी कुंडली की, ठीक है। तो ये आज जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको बहुत बेसिक समझाऊंगी, तो देखिए ये एक नॉर्थ इंडियन चार्ट है, ठीक है। अब ये जो नॉर्थ इंडियन चार्ट है, आपने देखा हो कुंडली ऐसे ही आती है, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना कि जो फर्स्ट हाउस होता है वो होता है आपका लगन, ठीक है। इंग्लिश में एल भी लिखा होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन में LA भी लिखा होता है, हिंदी में आप इसको लगन से याद रखेंगे। फर्स्ट हाउस जो होता है वो होता है आपका लगन का हाउस, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि हाउसेस क्या है, राशियां क्या है। अब देखिए ये जो हाउसेस है ना, ठीक है, ये फिक्स रहेंगे, ठीक है। राशियां हो सकता है चेंज हो जाए, ठीक है। चेंज कैसे होगी? जैसे कि अब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो हाउस है ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8, ये है 9, ये है 10, ये है 11, ये है 12, यानी टोटल 12 हाउसेस होते हैं। हाउसेस को कुछ लोग घर भी बोलते हैं, कुछ लोग भाव भी बोलते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल है, ठीक है। मैं हाउसेस बोलती हूँ, कुछ लोग बोलते हैं पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, ऐसा ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो घर हो गया, भाव हो गया, या फिर हाउसेस हो गए, या आपकी चॉइस, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन हाउसेस हमेशा फिक्स रहेंगे। ये एक फर्स्ट नंबर का हाउस है, ये हमेशा फर्स्ट नंबर का हाउस ही रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है, जब आप अपनी कुंडली देखेंगे या अपनी कुंडली किसी सॉफ्टवेयर में बनाएंगे, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर, इसका ये मतलब नहीं होता कि ये 2 नंबर का घर है, नहीं। 2 नंबर का मतलब होता है 2 नंबर की राशि बैठी है यहाँ पे। अब 2 नंबर की राशि कौन सी है ये आप इस सिक्वेंस में चेक करेंगे, यानी कि टॉरस। सबसे पहले मैंने आपको यही सिखाया था कि ये सीक्वेंस फिक्स होता है, और ये हाउसेस जो है ये भी फिक्स हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे 2 नंबर की राशि है, यानी कि ये जो घर है, यानी जो पहला जो घर है, ये रूल्ड होता है टॉरस से, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, पहले घर में जो आपका लग्नेश है, चूंकि ये लगन का घर है ना, तो आपको जो लग्नेश है वो है शुक्र, क्योंकि यहाँ पे जो राशि है वो है वृषभ की, ठीक है। अब इसको अगर हम कंप्लीट करेंगे, अगर यहाँ पे 2 नंबर है, अगर कोई आपको ये बोलेगा कि आपका
मेरी जो कुंडली है वो वृषभ लगन की कुंडली है, तो आपको इसी से समझ में आना चाहिए, यानी कि पहले घर में 2 नंबर आएगा। जैसे कोई आपको बोलेगा वृषभ लगन की कुंडली, यानी 2 नंबर राशि जो है वो पहले घर में है। अब कोई आपको बोलेगा मिथुन लगन की कुंडली है, तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। कोई आपको बोलेगा कि आपकी सिंह लगन की कुंडली है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलेगा। अब यहाँ पे 2 नंबर लिखा है मैंने, तो इसी को मैं कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, ठीक है। तो ये आपकी कुंडली ऐसे कंप्लीट हो गई। अब इसके साथ आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो हाउसेस है ना, ये हर हाउस कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हैं या कुछ ना कुछ बताते हैं, ठीक है। हर हाउस का अपना एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। और वो जब आप उसकी, जैसे अगर आपको जॉब के बारे में देखना है तो आपको 10th हाउस को देखना पड़ेगा। तो हर हाउस कुछ ना कुछ बताते हैं। मैं आपको पूरे हाउसेस के बारे में बता रही हूँ, आप चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं इनके। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसके नोट्स बना के रखें, क्योंकि ये जो साइंस है ये बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप किसी भी पॉइंट को मिस करोगे ना, तो आपको आगे वाली चीजें समझ नहीं आएगी। तो आप लिख सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको सबसे पहले लिखिए कि फर्स्ट हाउस क्या बताता है। तो फर्स्ट हाउस से इसको हम लगन बोलते हैं, ठीक है। और इससे हम देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आपका एटीट्यूड कैसा होगा, आपकी बॉडी कैसी होगी, ठीक है, आपकी सोल कैसी है, ठीक है, और आपका माइंड, आपकी पर्सनालिटी, आपका एटीट्यूड और आपका आउटलुक टूवर्ड्स द लाइफ, ठीक है। तो इसको हम सेल्फ भी बोलते हैं। इस हाउस में हम अपने आप को देखते हैं कि आप खुद कैसे होंगे। तो जो पहला नंबर का घर है वो रिप्रेजेंट करता है आपको, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर की बात करते हैं, तो दूसरे नंबर जो हाउस होता है उसको ये वाला जो दूसरा नंबर का हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी वेल्थ को। वेल्थ यानी आपकी सेविंग्स कितनी होगी, ठीक है, आपके पास एसेट्स कितने होंगे, ठीक है। ये आपकी स्पीच को भी गवर्न करता है और ये आपकी फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कि आपकी फैमिली कैसी होगी। और आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स भी बोल सकते हो आप। और आपके पास जो लाइफ में जितनी सेविंग्स होंगी वो हम इसी हाउस से देखेंगे, ठीक है। और आपकी स्पीच, आप बोलेंगे कैसा, ठीक है, आपकी वाणी कैसी होगी, ठीक है। तो ये सेकंड हाउस उसको बताता है। फिर जो थर्ड नंबर का हाउस है, कंफ्यूज मत होना, ये फोर्थ नंबर की राशि है, ठीक है, बट ये हाउस तीसरा ही है, 1, 2, 3 है ना। जो थर्ड नंबर का हाउस है वो बताता है कि आपके छोटे भाई बहन कैसे होंगे, आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा होगा। ये शॉर्ट ट्रैवल्स का भी हाउस है, वो भी हम यहीं से देखते हैं, ठीक है। और ये मेहनत का भी घर है, ठीक है। मेहनत यानी आपकी लाइफ में अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल कितना होगा वो हम यहीं से देखते हैं, आप कितने मेहनती होंगे वो भी हम थर्ड नंबर हाउस से ही देखते हैं। फिर बात करते हैं फोर्थ नंबर हाउस की। फोर्थ नंबर हाउस, इसको हम केंद्र हाउस बोलते हैं क्योंकि ये बीच का हाउस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है क्योंकि ये जो घर होता है, सबसे पहली बात, ये आपकी माँ का स्थान होता है, ठीक है। अगर आपकी मदर के बारे में हमको कुछ भी देखना है तो हम फोर्थ हाउस से ही देखेंगे। आपके कंफर्ट का भी हाउस यही होता है, हाउस कंफर्ट का भी हाउस यही होता है, ठीक है। आपकी व्हीकल यानी आपके पास कितनी गाड़ियां होंगी, कितनी प्रॉपर्टीज होंगी, कितने मकान होंगे, ठीक है। ओवरऑल हैप्पीनेस अगर देखनी है किसी इंसान की तो हम फोर्थ नंबर के हाउस को देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर के हाउस की। फिफ्थ नंबर का हाउस जो होता है वो ये बताता है कि आपकी पहला जो आपका फर्स्ट चाइल्ड है उसके बारे में, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें फर्स्ट चाइल्ड कंसीव करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ हम फिफ्थ हाउस को सबसे पहले देखते हैं कि फिफ्थ हाउस में कुछ नेगेटिव प्लैनेट तो नहीं बैठा हुआ है, या फिर कोई प्लैनेट देख तो नहीं रहा है, ठीक है। मेनली ऐसा होता है कि राहु केतु अगर बैठे होते हैं या राहु केतु देख रहे होते हैं तो यहाँ पे कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो फिफ्थ हाउस जो, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, खैर वो हम आगे जानेंगे, लेकिन आपको बस मोटा मोटा ये समझना है कि जो फिफ्थ हाउस है उसमें हम देखते हैं कि
आपका जो फर्स्ट बेबी है या आपकी जो पहली संतान के बारे में जो भी प्रोडिक्शन होती है वो हम 5th हाउस से करते हैं। उसके बाद ये सडन गेन्स का भी हाउस है, जो इंसान शेयर्स में इन्वेस्ट करता है या जो लॉटरी में इन्वेस्ट करता है या जिसको सडन मनी अगर आता है तो वो 5th हाउस ही बताता है आपका। ये आपकी स्टडीज का भी हाउस है, ठीक है। तो अगर आपका ये हाउस स्ट्रांग होता है तो आपकी स्टडीज काफी, आप हायर एजुकेशन तक आप गए होते हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 6 नंबर। ये जो हाउस है ये डिजीज का हाउस है, ठीक है। ये लोन्स का भी हाउस है, आप अपनी जिंदगी में कितने कर्जे लेंगे, आप लोन को रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और आपके शत्रु कितने होंगे, यानी आपकी एनिमीज कितने होंगे, अगर कोई आप लीगल इश्यूज में फंसेंगे, वो भी हम इसी हाउस से देखते हैं, ठीक है। तो ये एक काइंड का नेगेटिव हाउस आप मान सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में। ये हाउस नंबर 6 हाउस को नेगेटिव मानते हैं, लेकिन इसका एक पॉजिटिव चीज है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं वो भी हम इसी हाउस से देखते हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है तो उसका ये हाउस स्ट्रांग होना जरूरी होता है, ठीक है। वैसे ये नेगेटिव है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हम इसको देखते हैं, तो एक ये पॉजिटिव आउटलुक भी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 7th। ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, क्योंकि 7th हाउस से हम आपकी स्पाउस, आपकी शादी की लाइफ, ठीक है, ये सब कुछ देखते हैं, ठीक है। आपका स्पाउस कैसा होगा, तो आपके पार्टनर की जो डिटेल्स होती हैं वो हम इसी हाउस से लेते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई पार्टनरशिप का बिजनेस है तब भी हम 7th हाउस से देखेंगे, ठीक है। और ये आ गया आपका 8th हाउस। 8th हाउस जो होता है वो भी एक नेगेटिव हाउस होता है, क्योंकि 8th हाउस से हम देखते हैं आपका आपकी डेथ जो होती है वो इसी हाउस से पता चलती है। आपका एक्सीडेंट, कोई डिजीज आपको जो कि लॉन्ग लास्टिंग क्रॉनिक डिजीज हो, वो सब इस हाउस से होती है। ये हाउस पेन, ऑब्स्टिकल्स, इन सब का भी हाउस है, ठीक है। तो ये जो हाउस है इसको एस्ट्रोलॉजी में नेगेटिव मानते हैं। तो एक हाउस हो गया 6, एक हाउस हो गया 8। इसका बस एक पॉजिटिव आउटलुक ये है कि अगर कोई इंसान डीप रिसर्च के अंदर होता है, ठीक है, या फिर वो रिसर्च या एनालिसिस में होता है, तो उसका ये हाउस स्ट्रांग होता है। अब हम बात करते हैं 9th हाउस की। देखिए 9th हाउस को हम बोलते हैं भाग्य का स्थान, ठीक है। डेस्टिनी हाउस हम इसी को बोलते हैं। इससे हम देखते हैं कि कोई भी इंसान किसी रिलीजियस एक्टिविटी को कितना मानता है, कोई इंसान भगवान को कितना मानता है, ठीक है। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी हम इसी हाउस से देखते हैं, ठीक है। फॉरेन ट्रैवल को भी हम इस हाउस से देखते हैं, ठीक है। और इससे हम आपके फादर के बारे में भी देखते हैं, आपका लक कितना आपको सपोर्ट करेगा वो भी हम देखते हैं। तो ये आपका 9th हाउस बताता है। अब ये आपका 10th हाउस है। 10th हाउस यानी आपका प्रोफेशन, आपका जॉब, ठीक है। आप अपने जॉब में कितने सक्सेसफुल होंगे, या आप अपने बिजनेस में कितने सक्सेसफुल होंगे, या किस टाइप का आप काम करेंगे, वो सब हमको 10th हाउस से पता चलेगा। अब जो अपने 10th हाउस में जो भी काम कर रहे हैं उससे सैलरी कितनी मिलेगी, या उससे पैसा कितना जनरेट होगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो पैसा कितना जनरेट होगा, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी कितनी मिलेगी, वो सब हम 11th हाउस से देखते हैं। तो 11th हाउस यानी आपकी इनकम। और बड़े भाई बहन जो होते हैं उसको भी हम 11th हाउस से देखते हैं। अब जो लास्ट हाउस है वो है 12th हाउस। 12th हाउस जो होता है उससे हम देखते हैं कि आपकी फॉरेन की सेटलमेंट की चांसेस हैं या नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ से हॉस्पिटलाइजेशन भी देखते हैं, और अगर कोई इंसान लीगल इश्यूज में फंसा हुआ है तो यहाँ से हम ये भी देखते हैं कि उसको पनिशमेंट मिलेगी, जेल की यात्राएं, ये सब भी हम 12th हाउस से देखते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 12th हाउस भी नेगेटिव हाउस है, बट उसमें एक चीज है कि वो फॉरेन सेटलमेंट देता है, इसलिए उसमें एक ये पॉजिटिव चीज है। तो फिर इसमें एक रूल ये भी है, आप अपने वापस नोट में लिख सकते हैं कि 6, 8 और 12th हाउस जो होता है वो हमेशा नेगेटिव हाउसेस में से माना जाता है, और इसके अंदर जो भी लॉर्ड होते हैं उनको हम एक्टिवेट नहीं करते हैं, यानी उनका हम नंग नहीं पहनते। तो एस्ट्रोलॉजी का एक रूल ये भी है, ठीक है। तो ये जो रूल है ये भी आप अपने दिमाग में रखिए। 6, 8, 12 नेगेटिव हाउस होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। बहुत सारे लोग 3rd हाउस को भी नेगेटिव बोल देते हैं, क्योंकि 3rd हाउस भी स्ट्रगल कराता है, तो ये भी एक नेगेटिव हाउस होता है, ठीक है। ये सारी चीजों के बाद तो मेरे हिसाब से आज आपको इतना बेसिक क्लियर हो गया होगा। तो मैं चाहती हूँ कि हम जब दूसरी बार मिले, मैं चाहती हूँ कि आप ये पूरे जो राशि हैं इनको याद रखें, नंबर्स और जो राशि के लॉर्ड हैं उनको याद रखिए, प्लैनेट्स की डिग्री याद रखिए। इसके बाद
ये जो लगन मैंने बनाया है इसको हम D1 चार्ट बोलते हैं या इसको लगन चार्ट बोलते हैं, ये याद रखिए। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में वैसे 16 चार्ट्स होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट ये होता है। ठीक है, लगन को हम सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, और ये जो हाउस हैं ये फिक्स हाउसेस हैं, हर एक हाउस का क्या रोल है उनको आप याद रखिए जो मैंने आपको बताया है। और हर एक हाउस को कौन कौन सी राशि रूल करती है आप अपना भी चार्ट लगा के देख सकते हैं। इतना होने के बाद अब हम बात करेंगे, मतलब जब नेक्स्ट वीडियो में रिलीज करूंगी तो मैं हर एक राशि, जैसे कि सबसे पहले मैं मेष लगन की कुंडली बनाऊंगी, फिर वृषभ लगन की। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम मेष लगन की कुंडली और वृषभ लगन की कुंडली के ऊपर बात करेंगे। इसमें मैं ये बताऊंगी कौन से हाउस, कौन सी राशियां जो हैं या कौन से प्लैनेट इस लगन कुंडली में पॉजिटिव होते हैं यानी कि कारक ग्रह होते हैं, और कौन से प्लैनेट जो होते हैं वो मारक ग्रह होते हैं। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी कैलकुलेशंस मैं आपको साथ में बताऊंगी। तो जब तक आप ये इतना याद करिए, और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे आपको वो डाउट्स का हम रिप्लाई करें। धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि आप ये सब कुछ पढ़ के आएँ और अपनी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी को मेरे साथ स्टार्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद। वापस मिलेंगे।